चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों का हल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। यानी नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से जो 5 आपको आ रहे हैं, उन 5 प्रश्नों में से, उन 6 प्रश्नों में से 5 को आपको करने हैं। तो यहाँ पर तो हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम ओवरऑल प्रश्नों पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं, इसका ये पार्ट जो कह रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग यम हो तो m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम करेंगे कि माना समांतर श्रेणी अर्थात एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर स्मॉल डी हो तो प्रश्नानुसार पहला चीज क्या रहा है, कह रहा है कि यम पदों का योगफल n है, यानी Sm इज इक्वल्स टू n। ये बात कहा है। और आप जानते हैं यस ऑफ n, आपने फार्मूला सीखा है क्या। क्योंकि आप जानते हैं एस ऑफ n बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करके यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, m/2 2a प्लस m की जगह यहाँ n की जगह m है, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना, n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कह सकते हैं 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2 इंटू n और बाई कितना, m। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से तथा यहाँ पर कहा है कि n पदों का योग m है, यानी Sn इज इक्वल्स टू कितना है, m है। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना, m। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 का m में करेंगे 2m/n। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके ना हम a और d का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। और समीकरण 1 की अगर हम बात करें तो समीकरण 1 अपने पास है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2n/m। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपके पास है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m माइनस बटे n। और आप जानते हैं कि जब आप दो इक्वेशंस आपस में घटाते हैं तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका 2a जो होगा 2a से कैंसिल आउट होगा। और फाइनली आपके पास बचेगा क्या, अगर यहाँ पर d कॉमन कर लें तो आपके पास बचेगा m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n/m, ठीक है, और माइनस 2m/n। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, -1 + 1 आपका कैंसिल आउट होगा, d बराबर बचेगा d इंटू m माइनस n बराबर, यहाँ से अगर mn एलसीएम कर लें और 2 कॉमन कर लें तो बचेगा कितना, n का गुणा n में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो d मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n इज इक्वल्स टू
यहाँ अगर -2 कॉमन कर लें तो अपने पास बचेगा m² माइनस n² बाई mn। ठीक है, तो d मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n वर्गांतर का फार्मूला लगा दीजिए, -2 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस n और m माइनस n बाई कितना mn। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो m माइनस n से आपका m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ कि नहीं? m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा d इज इक्वल्स टू -2 m प्लस n बाई mn। अब d का यही मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर देंगे, आपको a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पेज को हल्का सा नीचे लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में d इज इक्वल्स टू, d का मान कितना आया है, ध्यान दीजिए 2 इंटू m प्लस n बाई एम एन माइनस 2 इंटू m प्लस n बाई एम एन रखने पर चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 अपने पास है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और d का मान कितना है, d का मान है आपके पास -2 इंटू m प्लस n बाई एम एन इज इक्वल्स टू कितना 2n बाई m 2n बाई m। ध्यान दीजिए दोनों में अगर हम दोनों पक्षों में अगर 2 कॉमन कर लें तो आपके पास यहाँ पर बचेगा कितना a प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाना है, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस माइनस m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 1 m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 1 बाई कितना mn इज इक्वल्स टू 2n बाई m। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और फाइनली आप कह सकते हैं कि जो आपके पास a निकल के आएगा a इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा n बाई m, माइनस का साइड चेंज करेंगे प्लस m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 1 बाई mn। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर यहाँ पर हम mn बनाना चाहें तो आप कहेंगे अंश और हर में क्या करें बताइए, n से मल्टीप्लाई कर दें, n यहाँ और n यहाँ। अभी आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम हो जाना है, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा n² बाई mn प्लस m का m में गुणा m², m का -1 में गुणा माइनस m, n का गुणा m में m n और माइनस n बाई कितना m n। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो a होगा आपका वो हो जाएगा, अगर ओवरऑल का एलसीएम mn कर लिया जाए तो बचेगा m² प्लस n² माइनस m माइनस n और प्लस mn, यही बचेगा। ठीक है, हमने a निकाल लिया और हमने d निकाल लिया। प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमसे पूछा है, कह रहा है कि अगर इतना आप कर लेते हैं तो m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए। चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं कि s ऑफ m प्लस n जो होगा वो हो जाएगा आपका n/2, यानी m प्लस n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n, n है आपका m प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी। बस इन्हीं वैल्यूज को आपको क्या करना है, पुट कर देना है। चलिए m प्लस n बाई 2 को हम एज इट इज लिखते हैं और 2a, और a का मान हमने अभी अभी निकाला है कितना, m² प्लस n² m² प्लस n² माइनस m
माइनस एन प्लस एम एन बाई कितना एम एन माइनस एम प्लस एन माइनस वन, यहाँ प्लस है ध्यान दीजिएगा प्लस है, ठीक है, प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी का मान है आपके पास 2 इंटू एम प्लस एन बाई एम एन, ठीक है। ये आपका डी का मान है जो कि हमने सबसे ऊपर निकाल के रखा है, -2 इंटू एम प्लस एन बाई एम एन। चलिए अभी इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिए अगर हम देखें तो दो यहाँ पर पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाला जा सकता है, यानी हम लिख सकते हैं m प्लस एन बाई 2, और कॉमन कर लिया हमने 2, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m माइनस n प्लस एम एन बाई कितना एम एन, और यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाना है और m का गुणा m प्लस n में करना है। चलिए यहीं पर कर लेते हैं m इंटू एम, तो आप कहेंगे m स्क्वायर m इंटू एन एम एन m इंटू माइनस वन माइनस m, और अभी n से कर दीजिए n का गुणा m में, तो एम एन कितना हो जाएगा बताइए एम एन और n इंटू एन एन स्क्वायर और n इंटू माइनस वन माइनस एन बाई कितना एम एन। क्या किया हमने किया कि m प्लस एन माइनस वन में ना m प्लस एन से मल्टीप्लाई किया। अभी आपका प्लस दो, मतलब दो से दो को सिंप्लीफाई करूंगा तो कैंसिल आउट होके वन बनेगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा m प्लस एन, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब आपका हर सेम होता है तो न्यूमरेटर को वैसे ही क्या करता हूँ, जोड़ घटा लेता हूँ। तो एम एन यहाँ पर समान हर है, बचा है अपने पास m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एम एन, और माइनस से जब अंदर ले जाएंगे तो ये सारे साइन चेंज होंगे आपके, माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम प्लस एम और माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। चलिए देखिए जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर दीजिए, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस एम प्लस एन माइनस एन और माइनस एम एन प्लस एम एन आपका कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनली आपके पास बचा है वो क्या बचा है, तो आप कहेंगे आपके पास m प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर बचा है माइनस का एम एन, क्या बचा है माइनस का एम एन और बाई एम एन, तो एम एन से एम एन कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आपके पास बचा माइनस एम प्लस एन, ये है क्या, तो आप कहेंगे एस ऑफ एम प्लस एन है। यही आपका क्या है फाइनल आंसर हो जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप अगर रूल्स को लगाएंगे स्टेप वाइज करते चलेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल बन जाना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं और लगता हो कि आपके लिए एक बेहतर वे में एफर्ट लगाए जा रहे हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो कि आपका बी पार्ट होगा। कह रहा है क्या, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो समझिए ये लाइन आपसे क्या कह रही है, कह रही है कि एक वृत्त है और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु P से किसी बिंदु P से आपकी दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं, और इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी एंगल APB, ठीक है। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कह रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड
यानी स्पर्श बिंदु आपका ए और बी है और इसको मिलाने वाली रेखाखंड आपकी ए बी है। ठीक है, इस ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी जो बन रहा है आपका एंगल ए ओ बी का संपूरक है। और आप जानते हैं कोई भी दो कोण संपूरक तब होते हैं जब उन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का योग 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। हालांकि इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी जो प्रीवियस पीवाईक्यू हमने लगाया था उसमें भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो सेम प्रश्न है। हालांकि फिर से आया है, रिपीट कर देते हैं, कारण क्या कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप जितनी बार प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही बेहतर पकड़ बनेगा उस प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लिखते हैं क्या, दिया है। तो लिखेंगे दिया है एक वृत्त है सी ओ आर। ठीक है, वृत्त सी ओ आर जिसके बाह्य बिंदु, जिसके बाहर, ऐसा लिख लीजिए, जिसके बाहर एक बिंदु, एक बिंदु पी से, पी से पी ए व पी बी, व पी बी वृत्त की, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ये आपका कहा है। तथा बिंदु ए, तथा बिंदु ए व बी, व बी वृत्त सी ओ आर के, वृत्त सी ओ आर के स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं, जिनको मिलाने वाली रेखाखंड, हालांकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा, ठीक है, लेकिन उसमें ना आपको बातें बिल्कुल समझ में आनी है। जिनको मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंड ए बी द्वारा, ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण आपका क्या है, ए बी रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी है। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिखिएगा, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है भाई कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये आपके कैसे हैं, संपूरक हैं, यानी कि 180 डिग्री हैं। ये बात आपको प्रूव करनी है। अभी हम लिखते हैं क्या, उपपत्ति, उपपत्ति। चलिए, उपपत्ति की अगर हम बात करें तो उपपत्ति में हम लिख सकते हैं, चूंकि, चूंकि बिंदु ए व बी, ए व बी वृत्त सी ओ आर के स्पर्श बिंदु हैं, ये बात आपको गिवन है, स्पर्श बिंदु हैं, अतः, या ऐसा लिख लें, तथा ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। अतः हम कह सकते हैं, अतः ओ ए लंब होगा आपका किस पर, एपी पर, तथा
OB लंब होगा आपका PB पर। बोलिए क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, चूंकि वृत्त के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपने प्रमेय पढ़ा है क्लास 10th में, ठीक है, होती है। और अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं बताइए? आप कह सकते हैं कि एंगल OAP, इसलिए एंगल OAP बराबर होगा आपका एंगल OBP। और ये दोनों कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। बात समझ पाए क्या? तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OAP बराबर एंगल OBP, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। और अगर हम चतुर्भुज OAPB में बात करें, चतुर्भुज OAPB में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB और प्लस एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग आपका 360 ही होता है। अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। तो अभी ध्यान दीजिए, हमने कहा कि OAP और OBP कितना है आपका? 90 डिग्री है। इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, 90 प्लस 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर हो जाना है 360। और 90 90 180 साइड चेंज कर दीजिए। एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल APB प्लस एंगल AOB हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। और यही बात आपको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न होगा वो क्या होगा? सॉल्व होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर बी भी आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न आपका निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि बिंदु 4, -6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेखाखंड आपका क्या है? AB है, ठीक है, ये A है। और A का निर्देशांक आपको पता है -6, 10। और ये पॉइंट आपका क्या है? B है। और B का निर्देशांक आपको पता है 3, -8, 3, -8। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है मेरे भाई जिसका निर्देशांक 4, -4, 6 आपको पता है। मैं कह देता हूँ कि ये बिंदु आपका P है। कह रहा है कि यही बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम कह देते हैं कि हमें नहीं पता है किस अनुपात में, तो हम कह देते हैं कि ये आपका M1 और M2 के अनुपात में रेखाखंड AB को
इंटरसेक्ट करता है या काटता है, ठीक है, विभाजित करता है। तो अभी ध्यान दीजिए, जहां पर आपने यमोन माना है वो कोऑर्डिनेट जो है आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाना है x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। और आपने अंतः विभाजन का सूत्र पढ़ा है, और सूत्र क्या है? सूत्र है आपका कि p ऑफ x कॉमा y जो होता है वो आपका m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये आपको पता है, ठीक है। अभी आपको p का निर्देशांक पता है -4, 6, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए -4, 6, ये आपका हो गया। m1 की बात करूं, m1 आपका कितना है, m1 है, लिख लीजिए m1, और x2 आपका, x2 कितना है 3, m1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस m2, m2 को m2 रहने दीजिए, और x1 आपका है -6 बटे कितना, m1 प्लस m2, कॉमा लगाइए। m1 की बात m1 है, और y2 की बात करूं तो y2 आपका -8 है, तो -8 लिख दीजिए, प्लस m2 y1 आपका 10 है, बटे m1 प्लस m2, ठीक है। और अब यहाँ मैं कंपेयर कर दूंगा भुज को भुज के साथ। भुज क्या होता है, x अक्ष पर चली गई दूरी, और कोटि क्या होता है आपका, y अक्ष पर चली गई दूरी। या एक लाइन और लिखना चाहें आप लिख लीजिए, -4, 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ से लिख सकता हूँ -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये इतनी सी बात पता चल गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, भुज और कोटि को कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं भुज व कोटि की, भुज व कोटि की तुलना करने पर, तुलना करने पर, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा -4 इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2 बाई कितना, m1 प्लस m2, तथा 6 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बाई m1 प्लस m2। चाहे जिससे कर लें, हालांकि हम यहाँ पर एक से ही बात करेंगे, ठीक है। पहले से आप दोनों से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उससे करिए। -4 का जब गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 से, तो हो जाएगा -4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2, तो -4m1 -4m2 इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2। -6m2 का साइड चेंज करूंगा, इधर आएगा 6m2, 6m2 -4m2 इज इक्वल्स टू 3m1, ऑलरेडी इधर है, -4m1 का साइड चेंज करूंगा, प्लस 4m1, और यहाँ से 3m1 और 4m1 आपका कितना हो जाना है, 7m1, और 6m2 में से 4m2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में से 4 घटेगा 2m2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 बाई m2 जो होगा वो आपका 2/7 होगा। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका m1 इज टू m2 होगा वो होगा 2:7, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाना है। तो आपसे पूछा था कि जो रेखाखंड AB को बिंदु -4, 6 किस अनुपात में इंटरसेक्ट करेगा, तो आप कह देंगे
कि वो अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 2:7 का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर सी भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से, यानी कि सांख्यिकी से, जहां पर आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है वर्ग अंतराल, क्या पता है, वर्ग अंतराल पता है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है बारंबारता, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल आपको पता है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और 120 से 140। ये आपको फ्रीक्वेंसी पता है। 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी पता है 6, 20 से 40 की 8, 10 12 6, 10 12 6, 5 और 3, 5 3, ये आपको पता है। अभी आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। हम जानते हैं बहुलक में 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 12 की। तो जो आपका बहुलक वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, जो आपका बहुलक वर्ग होगा वो 60, 80 हो जाएगा। और आप बताइए क्या आपको बहुलक का फार्मूला पता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई एच। ये आपको सिखाया गया है, बोलिए हाँ कि नहीं। जहाँ यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यल बराबर आपका हो जाएगा 60। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60 है। F1 क्या है, F1 आपका बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, ये आपका F1 हो जाएगा। अगर F1 की बात करूं तो F1 आपका हो जाएगा 12। F0 क्या है, F0 आपका बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, जो कि है कितना, 10। यानी आप कह सकते हैं कि F2 बराबर F0 बराबर हो जाएगा 10, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी है, 6 है। यानी F2 बराबर हो जाना है कितना, 6। ठीक है, और H, H आपका होता है बहुलक वर्ग की ऊंचाई, 80 माइनस 60, 20, 80 माइनस 60, 20। ठीक है, बस इसी फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। यल बराबर 60 है, 60 लिख दीजिए, प्लस F1 माइनस F0, F1 आपका 12 माइनस 10 बटे 2F1, 12 दूनी 24, माइनस F0 10, और प्लस F2 6, माइनस F2 6, और मल्टीप्लाइड बाई H कितना, 20। ये हो जाना है आपका 60 प्लस 12 में से 10 घटेगा 2 बटे 10 6, 16, और 24 में से 16 घटेगा 8 गुना कितना, 20। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और 60 5 65। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, वो बहुलक आया, मोड आया, वो आपका कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिए कि ये सब 4 नंबर के आपके प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम में ना बेहतर मार्क गेन करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, प्रश्न लेते हैं ई पार्ट। और ई पार्ट की हम बात करें तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया गया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण है क्या, तो आप कहेंगे 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर यक्ष स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं किससे, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और आया कितना, 6। अभी 6 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में
सेपरेट करना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर रूट 6 आए, तो आप कहेंगे कि रूट 6 में रूट 6 का गुणा कितना होगा, 6 होगा। और रूट 6 और रूट 6 को जब आप जोड़ेंगे कितना होगा, 2 रूट 6। तो आपकी जो शर्तें हैं ना उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो हम लिखेंगे 3x² माइनस 2 रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 6 प्लस रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x² माइनस रूट 6 एक्स माइनस रूट 6 एक्स माइनस रूट 6 एक्स और प्लस कितना 2 बराबर 0। अभी अगर यहाँ पर मैं देखूं तो 3 को क्या मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ क्या? तो दोनों टर्म में आपका रूट 3 एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा रूट 3 एक्स माइनस का रूट 2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और रूट 6 और 2 में अगर हम देखें कॉमन, तो आपका माइनस रूट 2 कॉमन है, बोलिए हाँ कि नहीं। और माइनस रूट 2 कॉमन करेंगे तो आपके पास बचेगा रूट 3 एक्स, क्योंकि रूट 3 और रूट 2 का गुणा ही तो रूट 6 होगा। और माइनस कितना, रूट 2 बराबर कितना, 0। अभी दोनों टर्म में देखिए आपका क्या हो गया, रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 कॉमन हो जाएगा, तो रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 और बचेगा क्या, रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 बराबर कितना, 0। तो चूंकि यहाँ पर जब आप विविक्तकर निकालेंगे ना तो आपका विविक्तकर आना है कितना, 0, इसलिए मूल भी होने हैं समान। तो फाइनली आपके पास बचा कितना, रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 बराबर हो जाएगा 0। तो लिख सकते हैं रूट 3 एक्स बराबर कितना, रूट 2। तो यक्स बराबर रूट 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, मूल हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि द्विघात समीकरण अगर है तो उसके 2 मूल आने हैं, यहाँ पर तो यक्ष का केवल एक ही मान आया है। तो यक्ष बराबर एक बार 2/3 रूट के साथ आया है, लेकिन यही अल्फा भी है और यही बीटा है, क्योंकि सेम अल्फा और बीटा का मान सेम आना है। यही कारण है कि यक्ष का एक मूल, या आप कहना चाहें तो एक बार यहाँ से निकाल दीजिए, एक बार यहाँ से, दोनों सेम वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर ई भी आपको समझ में आया होगा। और अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो कि आपका वैकल्पिक है, अगर आपने स्टार्टिंग के 5 कर दिए हैं तो आपको छठा प्रश्न करने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीखेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 867 तथा 255 का लासा ज्ञात कीजिए, लासा क्या होगा। तो पहला पार्ट हम लगाते हैं, 867 और 255 का लासा हमको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर जो एलसीएम हम निकालेंगे, देखिए एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके निकालेंगे। तो 867 प्राइम फैक्टर कर दीजिए। और प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो करिए, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8, 3 8 24 और 3 9 27। ठीक है, 17 से कट करेंगे तो 17, 17 में 289 और 17 × 9 = 17। और इसी तरीके से अगर 255 का मैं एलसीएम करूं, कितने का, 255 का, तो 255 का जब आप करेंगे तो 3 8 24 और 3 5 15, 5 17 में 85 और 17 × 9 = 17। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चूंकि हम जानते हैं एल, यहाँ आप लिख सकते हैं 867 को ना 3 × 17 का स्क्वायर, बोलिए हाँ कि नहीं। और 255 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 17, इतना लिख सकता हूँ। तो एलसीएम ऑफ 867,
255 बराबर, ध्यान दीजिए 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 लिख लीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 17 का स्क्वायर 17, तो एलसीएम में हम बड़ी पावर को कॉमन करते हैं, 17 का स्क्वायर और 5 दोनों में मैच नहीं कर रहा, 5 को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 और गुणे 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, और 15 गुना 289 जो होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 15 नवैया 135, 5 हासिल 13 और 15 अट्ठे 120, 10 30, 3 33, तो 3 हासिल फिर से बच जाएगा कितना 13 और 15 दूनी 30, 10 40, 3 43। ठीक है, तो 14,335 वह लीस्ट कॉमन नंबर होगा जो आपका 867 और 255 के टेबल में पढ़ना है, जो कि इनका क्या हो जाना है, एलसीएम हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनका माशा भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माशा तो आप जानते हैं कि जो कॉमन नंबर होगा वो माशा हो जाएगा। और अगर दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा हमसे पूछा है एचसीएफ ऑफ 867 कॉमा 255, 255। तो देखिए जो दोनों में मैच कर रहा हो तो आप कहेंगे दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। और इसके बाद एक बार 17 भी दोनों में कॉमन है, तो 17 तो यहाँ क्या हो गया, 51 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका 51 होगा और एलसीएम जो होगा वो 14,335 होगा। ठीक है, एक बार अगर आप समझें एक बार अगर आप समझें कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए संख्याओं से विभक्त होता है। बात समझ पाए क्या? फिर से समझिए कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त वह छोटा से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से टोटली विभक्त होता है, डिविजिबल होता है। यानी कहने का मतलब 14,335 वह छोटे से छोटा नंबर है जो आपका 867 और 255 दोनों नंबर से बारी बारी से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो आपका दी गई संख्याओं को ना विभक्त करती है। यही डिफरेंस है आपका एलसीएम तथा एचसीएफ में। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपने ना क्लास को काफी एंजॉय करके चीजों को सीख रहे होंगे और अपने एग्जाम के लेवल को समझ रहे होंगे और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आ रही हों और अगर आ रही हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।